जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अवधेश कुमार। और जैसा कि हमने आप लोगों से बोले थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद हम इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी का क्लास, वैसे ही हम इसका प्रश्न उत्तर भी करवाने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन रहा था, उन सारे क्वेश्चनों को हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हो गए हैं। और आज जो है सो ऑब्जेक्टिव के सारे सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सो इस क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, और उसके बाद जो है सो आज की जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसमें आप अधिकांश क्वेश्चन को आप खुद से भी आंसर कर पाएंगे। वैसे हम तो इसको बताएंगे ही बताएंगे, है ना। उसके बावजूद भी जो है सो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और मिलाइएगा कि आपका कितना सही होता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना कितना इसमें से सही हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, और ये जो है ना, ये सारी क्वेश्चन जो है सो यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास का पहला चैप्टर है, वहीं से उसी चैप्टर से जो है सो ये सारी क्वेश्चन लिया गया है। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले इसको हम इरेज कर लें। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि के बारे में हमने आपको बताए थे कि जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, उससे पहले जो है सो ये जर्मनी और फ्रांस दोनों के बीच युद्ध हुआ था, और फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी का ही एक प्रांत हुआ करता था। इसी में जो है सो इसकी संधि हुई थी जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो यहाँ पर जैसे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, यहाँ देखिए एक छूट गया है, इसको एक लिख दे पहले। एक मिनट लाइन पर रहिए, सॉरी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1831 में। एक छूट गया है तो एक पहले डाल दीजिए, और उसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था। तो जर्मनी के एकीकरण जो है ना, तो इसका जो सोच रखने वाला या फिर जर्मनी का जो चांसलर था, जो प्रधानमंत्री था, जो मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे जर्मनी के एकीकरण के लिए, उनके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कह रहा है काउंट काबूर है, बिस्मार्क है, गैरिबाल्डी है, मेजनी है। तो इन सबों में से बिस्मार्क ही वो व्यक्ति हैं जो कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं, यहाँ से देखिए क्या कहता है, नहीं है। नहीं पे जरा ध्यान दीजिएगा आप, नहीं कह रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर कहता है बिस्मार्क, मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी। तो यहाँ से देखिए अभी जस्ट हमने देखे थे ऊपर में कि बिस्मार्क जो है वो जर्मनी से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाने वाला है, बिस्मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। और मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी जो है ये इटली से संबंधित है। बिस्मार्क जो है वो इटली से संबंधित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। मतलब वह कौन से देश है जो इटली और जर्मनी को एकीकरण होने से मतलब नहीं होने के लिए देना चाह रहे थे, उसका नाम पूछ रहा है। देख रहे हैं ना, इटली है और जर्मनी है, इन दोनों को एकीकरण के विरुद्ध जा रहे थे। तो यहाँ देखिए ऑस्ट्रिया वो देश है जो इटली और जर्मनी को एकीकरण होने के विरुद्ध जा रहे थे, मतलब उनको एकीकरण नहीं होने देना चाह रहे थे। तो ऑस्ट्रिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला। ये देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग ऑस्ट्रिया, है ना, इस प्रकार से ऑस्ट्रिया आप लोग लिख सकते हैं। ये रहा आपका ऑस्ट्रिया। उसके बाद देखिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। यानी कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ है उसमें मुख्य रोल किस व्यक्ति का रहा है, वो आपसे पूछ रहा है। तो अभी जैसा कि हमने देखे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ही वो व्यक्ति हैं, क्योंकि ये जो है गैरिबाल्डी और मेजनी जो है वो इटली से संबंधित हैं। बिस्मार्क जो है सो जर्मनी के प्रधानमंत्री हुआ करता था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला, ऑप्शन देखिए इसमें कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि और दूसरे पेज में है, बल्कि इसी दोनों में से आंसर होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर लगाते हैं। ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला पेज पे अब हम लोग चलते हैं। अगला पेज देखिए, उस 1 मिनट रुक जाइएगा। अगला पेज पे हम लोग रिडायरेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन देखिए दूसरे हम पेज पे आ चुके हैं। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और उसके बाद इसका हम बनाते हैं। 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग फिर से शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद निम्न में से किस प्रकार का, मतलब निम्न में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। एक क्रांति हुई थी 1830 ईस्वी में और इस क्रांति के बाद एक प्रकार के शासन स्थापित हुआ था। वो शासन कौन सी व्यवस्था पे आधारित था, वो पूछ रहा है। तो इसका क्या ऑप्शन दिया गया, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय तो नहीं होगा, संवैधानिक, गणराज्य और अधिनायक। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 1830 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। कोई दीजिएगा तो जल्दी से दीजिए, नहीं तो हम बताते हैं इसका। देखिए ऑप्शन में कहता है कि मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्योंकि बिस्मार्क जो है सो मतलब हम कह सकते हैं कि जर्मनी का प्रधानमंत्री था और इनका नीति था कि रक्त एवं लौह, यानी कि लोहा उठाओ और उसको जो है सो इतना पिजा के रखो कि कभी भी वक्त आए तो सबको खून से नहला दो, खुद भी मारो दूसरे को भी मारो, लेकिन जर्मनी को एक करना है। ये सोच रख करके रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन इन्होंने किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो यह देखिए, यह जो वियना कांग्रेस है वो 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर कौन थे, इसका ऑप्शन देखिए क्या कहता है। ये जो है सो दार्शनिक है, राजनीतिक हैं, धर्म सुधारक हैं या समाज सुधारक हैं। तो इसका जो आंसर होगा मार्टिन लूथर कौन थे, तो ये जो व्यक्ति हैं वो समाज सुधारक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 11 नंबर, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है।
काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन सुनिए इसका, कहता है कि सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गेरेबाल्डी पेशे से क्या थे? गेरेबाल्डी जो है वो पेशे से क्या था ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन तो इसमें नहीं है। चलिए अगले पेज पे हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर पे। अब यहाँ से इसको देखिए, गेरेबाल्डी के बारे में पूछ रहा था ना कि गेरेबाल्डी पेशे से क्या था। तो उसको देखिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, सिपाही था, किसान था, जमींदार था कि नाविक था। तो गेरेबाल्डी जो है पेशा से एक नाविक था। वो नाव चलाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन इटली के एकीकरण में ये भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग मिलाते रहिए और बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आप लोगों को कितना इसमें से सही हुआ है। देखिए 13 नंबर क्या कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन है रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? तो तुर्की को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था। और तुर्की ऑप्शन नंबर कितना में है? तो सी नंबर ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यूरोप हो या फिर इटली हो, इसका स्थापना किसने किया था? ऑप्शन कहता है कि काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गेरिबाल्डी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेजनी हो जाएगा, क्योंकि मेजनी ही जो है सो इटली को एकीकरण करने का सबसे पहला विचार रखे थे और इन्होंने ही यंग यूरोप और इटली नामक संस्था की स्थापना किए थे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, मेजनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूछ रहा है ना। ऑप्शन नंबर देखिए क्या कहता है। ऑप्शन कहता है कि क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध या फिर सेडान का युद्ध। क्या है? सेडान का युद्ध। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्या होने वाला है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेडान का युद्ध। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? मतलब 4 देश का नाम दिया गया है। इन चारों देशों में वो कौन से देश है जहाँ की ज्ञान विज्ञान की जो विधि व्यवस्था था वो काफ़ी सर्वोत्तम था? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है यूनान। यूनान जो है सो उस समय में जो है सो ये बहुत ही ज्ञान विज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया करते थे और यहीं से जो है सो सारे जो है सो साइंटिस्ट लोग भी ज़्यादा हुआ करते थे। तो यूनान इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। इसका देखिए क्या कहता है। कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत बढ़िया से समझना है। क्वेश्चन नंबर 17, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये तो बड़ा ही आसान है, चैप्टर का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। मतलब ये जो भी देश अभी पढ़ रहे हैं वो सब के सब कहाँ चला जाएगा? यूरोप में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अब अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अगला स्लाइड निकालने पहले 4 नंबर, चलिए यहाँ से आ गया। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन सुनिए इसका क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन इसका कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कहता है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? यानी वियना कांग्रेस जो हुआ था उसके बाद कौन सी वंश को दोबारा जो है स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। यहाँ पर देखिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? बुर्बो वंश। कौन सी वंश? बुर्बो वंश। चलिए आप लोग समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर सी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और 20 में कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाने वाला है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था।
अब इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, जरा इसको पढ़िए। कह रहा है कि जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन जो है वो किसकी संस्था थी ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है क्रांतिकारी की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि व्यापारियों की ये संस्था हुआ करता था। देखिए जर्मनी में क्या हुआ था कि जब इसका एकीकरण हो रहा था तो उस वक्त जो है सो इसकी राजनीतिक एकीकरण ना पहले होकर के पहले इनका क्या हुआ था, आर्थिक एकीकरण हो गया था, क्योंकि यहाँ की जो मुद्राएं हुआ करता था वो अलग अलग होने के कारण व्यापार करने में काफ़ी कठिनाई हुआ करता था। उन कठिनाइयों को सामना करते हुए वहाँ के लोगों ने पहले मुद्रा को ही जो है सो एकीकरण कर लिया था। मतलब अलग अलग टुकड़ों में जो अलग अलग मुद्रा चल रहा था वो सबको मिला करके एक मुद्रा कॉमन सा बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ तक आप लोगों ने देख लिए, 21 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों ने बनाए और आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि आपका कितना आंसर सही हो पा रहा है। इस प्रकार का हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का वीडियो मिलेगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हमारी वीडियो पर पहले आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, देखिए कहता है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या थे। बिस्मार्क जो थे वो निम्न में से क्या थे वो पूछ रहा है। तो जैसे कि ऑप्शन दे रहा है कि कवि थे, कि नाटककार थे, संगीतज्ञ थे, कि कूटनीतिज्ञ थे। तो बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का प्रधानमंत्री हुआ करता था और ये जो है सो अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर जर्मनी को एकीकरण किया था। इसलिए इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह एक कूटनीतिज्ञ थे। अपनी कूटनीति के आधार पर जो है सो देश का एकीकरण किया था। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था। किस देश के साथ हुआ था, कौन सा है संधि, तो एड्रियानोपुल की संधि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए तुर्की। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तुर्की हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुल हम 30 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और 30 क्वेश्चन में आप अनुमान लगाइए, अनुमान क्या काउंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्या था, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। शुरू में भी ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है सो दोनों देश को एक होने के लिए, दोनों देश को एक नहीं बल्कि इटली जो टुकड़ों टुकड़ों में था ना उसको एकीकरण करने के विरुद्ध जा रहे थे। जर्मनी भी अलग अलग टुकड़ों में था, उसको भी जो है एकीकरण करने के लिए ये विरुद्ध जा रहे थे, उसको नहीं होने देना चाह रहे थे। तो ऑस्ट्रिया इसका हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के स्पेलिंग आपको बताए थे कि ये ऐसे होगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ आ गए हैं। कहते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। कौन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि लाल सेना, कार्बोनरी, लिपिक, हेतारिया, डाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार्बोनरी देखिए क्या था कि इटली में जो कोयले के खदानों में काम करने वाले जो गरीब वर्ग के मजदूर लोग हुआ करते थे वो सब मिलकर एक जो है सो संगठन बनाया था जिसका नाम कार्बोनरी रखा गया था और इसी का सदस्य मेजनी भी बना था। अब अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर की ओर आ गए हैं। इसमें क्या कहता है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के राजवंश का शासन था। मतलब कौन सी राजवंश थे 1789 ईस्वी की क्रांति के समय में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं आगे की ओर, स्लाइड अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है कि ट्यूडर, स्टुअर्ट ने और उसके बाद बुर्बो वंश या फिर रोमानोव ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए 27 नंबर की कह रहा है कि जर्मनी के
एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण का जो मुख्य काम जो दिया गया था वो बिस्मार्क को ही दिया गया था, क्योंकि बिस्मार्क ही जर्मनी का चांसलर था। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री। अब इसका देखिए, इसको कुल मिलाकर के 3 युद्ध लड़ने को मिला था, यानी कि 3 युद्ध लड़े थे और उसके बाद जो है सो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पहले भी हमने बताए थे कि यूनान में जो है सो ज्ञान विज्ञान के जो क्षेत्र था वो काफ़ी विकसित हो गया था, काफ़ी अच्छा हो गया था। तो इसका भी जो है सो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। कहता है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी जो संगठन था जिसका सदस्य मेजनी भी बना था, उसमें कहता है कि किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन है कि 1810, 1815, 1830, 1848। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1810। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तक आ गए हैं और इसके बाद जो है सो इस वीडियो को यहीं पे रोका जाएगा, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन ही इसमें लिया गया था। इसके बाद की जितने भी और भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बच रहा है उसको भी अगले पार्ट को लेकर के आएगा और उसमें इसको हल करके बताया जाएगा। और रही बात सब्जेक्टिव का, तो उसको भी जो है सो इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर कराया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे ना, अपलोड करेंगे ना, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको जल्दी से चेक कर पाएंगे और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम वीडियो को अपलोड भी कर देंगे ना, तो आप तक जल्दी पहुँचेगा नहीं, फिर आप खोजने में लग जाइएगा, आपको हो सकता है कि जल्दी मिले भी ना। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ जो है सो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी अपनी पढ़ाई को अच्छी ढंग से कर पाएँ। चलिए लास्ट में इस क्वेश्चन नंबर 30 को देते हैं जवाब। कहता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो जल्दी से आप लोग भी बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। कोई अगर जानते हैं आप लोगों में तो इसका जल्दी से जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि बिस्मार्क ने, काबुर ने, बिस्मार्क हो गया, काबुर हो गया, मेजनी हो गया, गैरीबाल्डी हो गया। तो गैरीबाल्डी जो है वो पेशे से तो एक नाविक हुआ करता था, लेकिन इटली के एकीकरण के लिए गैरीबाल्डी भी अपने आप को फॉर्म में ले आए थे और लाल कुर्ती का गठन किया था। लाल कुर्ती का गठन करने का मतलब ये हुआ कि ये भी अपने आप को लाल रंग की कुर्ती पहन के ये साबित कर रहे थे कि या तो मुझे मार दो या फिर हम तुम लोगों को यहाँ से भगा करके हम अपने इटली को एक करेंगे और स्वतंत्र करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। तो देख लीजिए यहाँ तक हमने पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना कितना जो है सो क्वेश्चन सही हुआ है। कुल 30 प्रश्नों को हमने यहाँ पे हल किए हैं और 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। हम आप लोगों का कमेंट भी पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर भी रहा होगा और बाकी बातें जो है सो आपको रिजल्ट चेक करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।